आप सबका स्वागत है क्लास 10 साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास 10 के छात्र के लिए, तो आप इसे प्लीज ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण 60 डिग्री दे दिया है तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 60 डिग्री, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जब इस प्रकार से आती है तो ये दर्पण से टकराती है और कहाँ पे गिरती है, ये हमेशा फोकस पर गिरती है, याद रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोकस, याद रखिएगा, एफ पर गिरती है दर्पण से टकराने के बाद। अब चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे आपको त्रिज्या आर पता है, फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है एफ निकालने का, एफ इक्वल टू आर बटे 2 होता है। आर हमें पता है, एफ हमें निकालना है। तो एफ इक्वल टू आर का मान यहाँ पे 54 रखेंगे, 2 से भाग दे देंगे, मतलब कि 54 का आधा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 54 का आधा हो जाएगा 27 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे कि उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हो जाएगा वक्रता केंद्र पर जब हम रखते हैं तो क्या कैसा प्रतिबिंब बनता है, समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। तो अवतल दर्पण के उपयोग आपको रट लेने हैं, कम से कम आपको 4 या 3 2 याद होने चाहिए अवतल दर्पण के उपयोग। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गाड़ी के साइड मिरर में, तो ये नहीं होगा, ये उत्तल दर्पण में होता है। अपना चेहरा देखने के लिए ये भी उत्तल दर्पण में होता है। गाड़ी के हेडलाइट में, तो गाड़ी के हेडलाइट में कैसा दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का, याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन घटना है। तो कौन सी घटना है, तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, याद रखिएगा। ये कैसी घटना है, प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस दर्पण में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होती है हीरा में, याद रखिए कि किस में होती है, हीरा में होती है। क्वेश्चन देखेंगे 8, अवतल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखने पर। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखने पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे 9, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा डायऑप्टर। क्या हो जाएगा, डायऑप्टर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो काफी मुश्किल वाला क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 3। 3 गुना बड़ा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे 11, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। निर्माण होता है मतलब कि बनता है। तो नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा
दृष्टिपटल में ही प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है। तो निकट का अगर फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, निकट का मतलब क्या होता है? आओ आओ, आओ से मतलब उसको बुला रहे हैं, तो अवतल दर्पण याद रखिएगा। जब भी बोलेगा निकट दृष्टि दोष, निकट आने के लिए हम बोलेंगे आओ, तो आ से याद रखिएगा अवतल दर्पण क्या हो जाएगा? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? तो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु, जब हम दूर देखेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। याद रखिएगा, दूर बिंदु क्या होगा? सामान्य नेत्र का अनंत। क्वेश्चन देखेंगे 14, दिए गए किस जैव प्रक्रम में हमें ऊर्जा मिलती है? तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैव प्रक्रम में हमें ऊर्जा मिलती है तो शोषण के द्वारा। किसके द्वारा मिलती है? याद रखिएगा, शोषण के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे 15 मतलब कि 15, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। चिप्स के पैकेट में कैसी गैस डाली जाती है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको कर दे तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस डाली जाती है चिप्स के पैकेट में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना कैसी अभिक्रिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उपचयन का मतलब याद रखिएगा ऑक्सीजन का वृद्धि। ऑक्सीजन की क्या हो रही है? वृद्धि, याद रखिएगा। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे ZNO में जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, कार्बन में हो रही है, Zn में हो रही है या CO में हो रही है। तो यहाँ पे आपको बता दूं, Zn में ऑक्सीजन लगा हुआ है, कार्बन में ऑक्सीजन नहीं है। इधर देखना है आपको कि Zn में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे है ये नहीं है। कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, क्योंकि कार्बन में अकेले था, इधर आ गया ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, मतलब कि कार्बन में वृद्धि हो रही है। याद रखिएगा, कैसे पहचानेंगे? इधर में आपको देखना है, इन दोनों को देखना है। इधर देखेंगे कि Zn के साथ O है, मतलब कि ऑक्सीजन है, लेकिन कार्बन के साथ नहीं है। अब जब हम बगल में देखेंगे तो Zn में क्या हो रहा है? Zn में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन हट गया जबकि कार्बन से जुड़ गया, तो मतलब कि कार्बन का वृद्धि हो रहा है। इसे बोलेंगे उपचयन, कि ऑक्सीजन का वृद्धि किस में हो रहा है? कार्बन में हो रहा है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी काम देगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संतुलित करने के लिए आपको एग्जाम में 5 नंबर में भी पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप संतुलित करना आपको नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हमने समझाया है, उसे आप जरूर देख लेना। इसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको संतुलित करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, संतुलित किया हुआ है, एक कोई यहाँ पे संतुलित किया हुआ है जिसे हम जानते हैं, और यहाँ पे आपको टिक करने के लिए दिया है कि कौन सा संतुलित किया हुआ है, आपको मालूम करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये संतुलित है। क्या है? संतुलित किया हुआ है। कैसे? यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे Ag है, एक Ag यहाँ पर है, और यहाँ पे देखना है कि Ag और कहीं पे नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। इधर भी एक Ag होना चाहिए, यहाँ पर भी एक Ag नजर आ रहा है। यहाँ पे एक N है, मतलब कि एक N, यहाँ पे एक N, यहाँ पे 2 N है, यहाँ पे भी मतलब कि यह क्या है? NaN, हाँ यहाँ पे एक N है, यहाँ पे एक N है, यहाँ पे भी हो गया
Na यहाँ पे एक है, यहाँ भी Na एक है, यहाँ पे क्लोरीन एक है, यहाँ पे भी क्लोरीन एक है, मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 है। तो ये हमारा संतुलित है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। याद रखिएगा क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 20। दिए गए पदार्थ में कौन रंगीन सूचक की तरह व्यवहार करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये हो जाएगा प्याज। क्या हो जाएगा? प्याज। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो किस लवण का प्रयोग करता है? तो ये हो जाएगा CaSO4 हाफ मोलिक्यूल वाटर। या फिर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पहले से भी हमें बता दिया है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे सूत्र पूछा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ मोलिक्यूल वाटर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है? तो कौन सी अभिक्रिया हो रही है? यहाँ पे देखेंगे 2H2O + O2 यहाँ पे H2O बना रहा है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक एक नए उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि वियोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो नए उत्पाद का निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। इसका उल्टा अगर हम कर देंगे वियोजन अभिक्रिया ये हो जाएगा, और उसके बाद इधर इसको अगर हम लिख देते हैं तो ये वियोजन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पे दो अभिकारक एक नए उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टा फल में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑरेंज में कैसा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन में HCl होगा। याद रखिएगा क्या होगा? HCl होगा। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है और एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? उस विलयन में HCl होगा। याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH संभव क्या होगा? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। मैं आपको ट्रिक देता हूं। अनिल, क्या? अनिल। अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। नीले को लाल में बदल दे तो अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल। और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है उसे अम्ल कहते हैं। 7 से अधिक होता है उसे क्षार कहते हैं। तो 7 से अधिक हो जाएगा 7.2, 7.3 या फिर 8, 9, 10, 14 तक सब क्या है? क्षार है। 7 से नीचे क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। याद रखिएगा। अनिल अगर नीला को लाल में बदल देता है तो ये क्या हो जाएगा? अम्ल। अम्ल यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? तो अम्ल बोलते हैं 7 से कम। यहाँ पे 7 से कम क्या नजर आ रहा है? 7 क्या होगा? ये तो उदासीन है, ये तो क्षार है, ये भी क्षार है। अम्ल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर।
पूरा देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपके लिए लाऊंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो ध्यान से देखना। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सब्जेक्टिव के कुछ इंपॉर्टेंट PYQ डाल दूंगा, उसे आप जरूर देख के जाना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अमीबा अपने किस अंग से भोजन का पाचन करता है? तो ये होता है खाद्य रिक्तिका में। किसमें होता है? याद रखिएगा, खाद्य रिक्तिका में होता है भोजन का पाचन उनका। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में। पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आमाशय में जो है पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो वह होता है पेप्सिन। क्या होता है? याद रखिएगा, क्या होता है? पेप्सिन। क्वेश्चन देखेंगे 29। निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? प्राणी समभोजी पोषण किस में होता है? अमीबा में होता है। किस में होता है? अमीबा में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे 31। निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है? भोजन के माध्यम को कौन क्षारीय करता है? तो वह हो जाएगा इसका सही आंसर पीत। क्या हो जाएगा? पीत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई है वृकाणु। क्या है? वृकाणु। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये कभी कभार पूछता है। क्वेश्चन देखेंगे 33। नीचे में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन्हें जरूर देखना। क्वेश्चन देखेंगे 33। निम्नलिखित में कौन कार्य वनस्पति उत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा, यह भोजन का संवहन करता है। क्या हो जाएगा? भोजन का संवहन करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है? एक लिंगी पौधा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक लिंगी पौधा क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा पपीता। क्या हो जाएगा? पपीता। द्विलिंगी पौधा क्या हो जाएगा? उड़हुल, सरसों। यहाँ पे गुड़हुल लिखा है, ये द्विलिंगी पुष्प हो जाएंगे, द्विलिंगी पौधा हो जाएगा सरसों, उड़हुल। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो आपको पता होगा ये कैसी जनन है? तो ये है मुकुलन। कैसी जनन है? ये हमारा सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मुकुलन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो ये करता है टेस्टोस्टेरोन। कौन करता है? लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण टेस्टोस्टेरोन करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। निम्नलिखित में कौन मादा जननतंत्र का भाग है? मादा जननतंत्र का भाग कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गर्भाशय।